जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। पहलवानों ने लगाए गंभीर आरोप, बोले हम पर बनाया जा रहा समझौते का दबाव। तो उधर 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, राकेश टिकैत ने दिया बड़ा जवाब। बोले जिसने सिस्टम पर कब्जा कर लिया वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो उधर CWC में बड़ा बदलाव, प्रियंका गांधी पर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी, कांग्रेस पार्टी में काया पलट की तैयारी। तो उधर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की रणनीति पर काम करेंगे सभी विपक्षी दल। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने PM मोदी को दे डाली कड़ी चुनौती, कहा गांधी जी के आगे नतमस्तक होने का ढोंग बंद कर दीजिए और बीजेपी से गॉडसे के भक्तों को बाहर फेंकिए। तो उधर कर्नाटक में आज से लागू हो जाएगी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, टर्म्स एंड कंडीशन किए गए लागू। तो वहीं बीजेपी का मिशन 2024 NDA कुनबा बड़ा करने की तैयारी, JP नड्डा और अमित शाह ने संभाली जिम्मेदारी। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने समझौता करने के लिए दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया है। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने शनिवार को दावा किया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली 7 महिला पहलवानों में से एक नाबालिग ने दबाव में अपना बयान बदल दिया है। पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने दावा किया कि शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डालने के कारण नाबालिग के पिता डिप्रेशन में हैं। ओलंपियन साक्षी मलिक ने NDTV से कहा कि समझौता करने के लिए हम पर भारी दबाव है। उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह पर शिकायतकर्ताओं को बुलाने और धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि वे पहले दिन से ही आरोपी की गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के बिना निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। और बड़ी खबर, पहलवानों ने सरकार को दिया 15 जून तक का समय, पुलिस पर भी लगाए गंभीर आरोप। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि आज महापंचायत ने फैसला किया कि केंद्र खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बैठक में 15 जून तक का समय दिया गया था। हम तब तक प्रदर्शन नहीं करेंगे, 15 जून के बाद ही भविष्य की रणनीति बनाएंगे। हम उनकी गिरफ्तारी की अपनी मांग से पीछे नहीं हटे हैं और न ही हटेंगे। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने यह भी कहा कि उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। बजरंग पुनिया ने कहा कि कल पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह के मौजूद होने के बावजूद एक महिला पहलवान को भारतीय कुश्ती महासंघ के कार्यालय लेकर गई। महिला पहलवान ने उनसे पहले ही पूछा था कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह कार्यालय में मौजूद हैं, तो पुलिस ने उनसे झूठ बोला और कहा कि वो वहां पर मौजूद नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी की पूरी प्रणाली ब्रजभूषण सिंह की रक्षा कर रही है। हमने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अगर चार्जशीट मजबूत होती है तो ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में एक नाबालिग शिकायतकर्ता ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपना बयान बदल दिया है। नाबालिग के पिता ने NDTV को कहा कि घटना के समय पहलवान नाबालिग नहीं थी और उसने अदालत में एक नया बयान दर्ज कराया है। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों का खंडन किया है और कहा कि अगर मेरे खिलाफ एक भी आरोप साबित होता है तो मैं फांसी लगा लूंगा। आपको बता दें कि अब पहलवानों ने सरकार को 15 जून तक का अल्टीमेटम दे दिया है। पहलवानों ने सरकार से साफ कहा है कि यदि 15 जून तक ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पहलवान जंतर मंतर पर एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे। अगली बड़ी खबर, पहलवान बजरंग पुनिया का बड़ा ऐलान, बोले नाबालिग पहलवान के पिता ने दबाव में आकर बदला बयान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पहलवानों में से एक लड़की के बयान बदले जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर अब ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि लड़की के नाबालिग होने या ना होने पर उसके परिवार के सदस्य ही सही जानकारी दे सकते हैं। बजरंग पुनिया ने कहा कि नाबालिग के पिता ने बोला है कि मुझ पर दबाव है, इसीलिए उन्होंने अपना बयान बदला है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका पूरा परिवार डिप्रेशन में था। अगर ब्रजभूषण जैसे लोग बाहर घूमते रहेंगे तो लड़कियों को तोड़ेंगे ही। दुखद बात यह है कि फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं कि पहलवान मंत्रियों के साथ में समझौता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिल चुके हैं। सरकार ने पहलवानों को आश्वासन दिया है कि हमारी मांगे सुनी जाएंगी। अगर जरूरी हुआ तो हम 15 जून के बाद फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे और हमारे विरोध शुरू करने के बाद कोई भी पहलवान अपनी सरकारी नौकरी पर फिर से वापस नहीं जाएगा। आपको बता दें कि बजरंग पुनिया ने ऐलान किया है कि 15 जून के बाद अगर ऐसा नहीं हो सका तो हम फिर से प्रदर्शन करेंगे। अगली बड़ी खबर, 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसान नेता राकेश टिकैत ने दिया बड़ा जवाब। बोले जिसने देश के सिस्टम पर कब्जा कर लिया वही प्रधानमंत्री बनेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। पार्टियां अपने संगठन में बदलाव से लेकर काम करने के तरीकों में धार ला रही हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत भी आंदोलनों में सक्रिय हैं। इस समय वो प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में हैं और सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक विशेष
कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस पर अपनी तस्वीर साफ कर दी है। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे क्योंकि वो बीच में ही हट जाएंगे, उन्हें देश का अगला राष्ट्रपति भी बनना है। राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे काम करके जाएंगे। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में से किसे देश का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए, इस सवाल के जवाब में राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे कहने से कौन किसे प्रधानमंत्री बना रहा है, दोनों में से जनता जिसे चुनेगी वो देश का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि जिसने देश के सिस्टम पर कब्जा कर लिया है वही प्रधानमंत्री बनेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने ईवीएम मशीन पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब ईवीएम मशीन का सवाल नहीं रह गया है। चुनाव में तो उम्मीदवार हार गया, उसे जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया, तो अब ईवीएम मशीन का सवाल कहां बचा है। आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिसने देश के सिस्टम पर कब्जा कर लिया है वही देश का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। अगली बड़ी खबर, सीडब्ल्यूसी में बड़ा बदलाव, प्रियंका गांधी पर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी, कांग्रेस पार्टी में कायापलट की तैयारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी फिलहाल कायापलट के लिए पूरे तरीके से तैयार है। खबर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की शीर्ष समिति कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी से लेकर कई प्रदेश अध्यक्षों तक में बदलाव की तैयारी है। इसके अलावा संभावनाएं ये भी है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश के बजाय बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हैं और पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारियां जारी हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि तमिलनाडु, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड को जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाले हैं। इसके अलावा गुजरात, उड़ीसा, पांडुचेरी, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और झारखंड में पार्टी प्रभारियों में भी बड़ा बदलाव कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि राजस्थान में जल्द ही नई कांग्रेस समिति गठित हो सकती है। दरअसल राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जारी तकरार पर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। अटकलें लग रही हैं कि सचिन पायलट जल्द ही अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं। बीते साल अक्टूबर में हुए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुनाव के बाद से ही कांग्रेस पार्टी में सीडब्ल्यूसी में बदलाव की अटकलें हैं। अब कहा जा रहा है कि समिति को लेकर भी पार्टी जल्द ही बड़ी घोषणा करेगी। संगठन में बदलाव की प्रक्रिया कुछ हफ्तों में ही पूरी हो सकती है। इधर कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जीत के बाद कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को भी बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी वो बड़े स्तर पर प्रचार करती नजर आएंगी। फिलहाल चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में 12 जून को जबलपुर पहुंचेंगी और इस चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी को हराने की बड़ी तैयारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की रणनीति पर चलेंगे सभी विपक्षी दल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर 12 जून को होने वाली बैठक में न पहुंच पाने की मजबूरी बताई थी, क्योंकि राहुल गांधी देश से बाहर थे। इसे ध्यान में रखते हुए अब ये बैठक 23 जून को पटना में हो रही है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने आने की सहमति दे दी है। भाजपा मुख्यालय में 23 जून की बैठक का जिक्र आते ही कई वरिष्ठ नेता 12 जून की बैठक के रद्द होने का ताना मार रहे थे, लेकिन उनके भीतर 23 जून की बैठक को लेकर उत्सुकता भी है और कहीं ना कहीं चिंता भी है, खास तौर से तब जब इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों के शरीक होने की खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी इस बैठक की अहमियत का पता है। जदयू के राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह पूरी टीम के साथ इसे सफल बनाने में जुट गए हैं। तेजस्वी यादव के करीबियों के मुताबिक पटना में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का तालमेल अब विरोधियों को हैरान कर रहा है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों का मकसद 23 जून की बैठक को सफल बनाना है। तो उधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। महाराष्ट्र में वो अपनी सदी हुई राजनीति से भाजपा की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। शरद पवार की सलाह है कि विपक्षी घटक दल उन्हीं सीटों पर दावा करें जिससे वो जीत सकें। शरद पवार ने मीटिंग से पहले ही ये सलाह इसलिए दी है कि सीटों के बंटवारे की स्थिति में स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दल संवेदनशीलता का ध्यान रखें, यानी जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी पर रणनीति बनाई जाए। आपको बता दें कि इसी को लेकर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी के संजीव सिंह ने कहा कि पहले ही दिन सब कुछ नहीं हो जाता, तो वहीं पटना से अर्जुन यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी रजामंदी दी है तो मतलब बैठक होगी, तमाम दलों के नेता आएंगे, रणनीतिक मंथन भी होगा। इतना तो तय है कि कुछ सहमति बनेगी। संजय वर्मा ने कहा कि विपक्षी दलों के पास अस्तित्व में बने रहने का सवाल है। ममता बनर्जी के पास
भी विकल्प नहीं है। उम्मीद है कि इस बैठक में आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी समेत 2 दर्जन से अधिक दल शामिल होंगे। सभी दलों के नेताओं के बीच में 2024 के बाबत बड़ी रणनीतिक चर्चा होगी। समझा जा रहा है कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत सभी दल एकजुटता दिखाएंगे। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री तो साफ कह चुके हैं कि विपक्षी दल 300 से अधिक सीटों पर तालमेल के साथ में चुनाव लड़ेंगे। इसके असर से भाजपा को बड़ा नुकसान होगा और भाजपा 2024 से केंद्र की सत्ता से बाहर हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी को दे डाली कड़ी चुनौती। कहा, गांधी जी के आगे नतमस्तक होने का ढोंग बंद कीजिए या फिर बीजेपी से गॉड से भक्तों को बाहर फेंकिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के गॉड से को लेकर दिए गए बयान के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और कहा कि आज हम प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते हैं। इन दो में से एक काम आपको करना ही होगा, अपनी पार्टी से गॉड से के भक्तों को निकालकर बाहर फेंकिए या फिर गांधी जी के आगे नतमस्तक होकर ढोंग करना बंद कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने आगे कहा कि गांधी जी के इस देश में गॉडसे के उपासकों की कोई जगह नहीं है। मोदी जी फैसला आपको करना है। पीएम मोदी के जापान दौरे की एक फोटो भी पोस्ट की गई है। यहां हिरोशिमा शहर में पीएम मोदी ने बापू की प्रतिमा का अनावरण किया था। दरअसल गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गॉडसे को भारत का सपूत बताया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर गांधी जी के हत्यारे हैं तो गॉडसे भारत के सपूत भी हैं। वे भारत में ही जन्मे हैं, औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। और जिसको बाबर की औलाद कहलाने में खुशी महसूस होती है वो कम से कम भारत माता का सच्चा सपूत नहीं हो सकता है। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को कड़ी चुनौती दे डाली है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आज हम प्रधानमंत्री को एक चुनौती देते हैं कि इन दो में से उनको एक काम तो करना ही होगा, या तो अपनी पार्टी से गॉडसे के भक्तों को निकालकर बाहर फेंकिए या फिर गांधी जी के आगे नतमस्तक होकर ढोंग करना बंद कीजिए। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में आज से लागू हो जाएगी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। टर्म्स एंड कंडीशन की गई लागू। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा आज से लागू हो जाएगी। इस सुविधा में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि वो मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और परिवहन मंत्री रामलिंगार रेड्डी के साथ आज विधानसभा से इस योजना की शुरुआत कर देंगे। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि वो सत्ता में आने के बाद 5 गारंटियों को लागू करेगी, जिनमें सार्वजनिक बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा भी शामिल है। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को यह स्पष्ट कर दिया कि शक्ति योजना के तहत महिलाएं सीमावर्ती राज्यों में 20 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। सिद्धरामैया ने संवाददाताओं से कहा कि आज हम 5 गारंटी में से एक गारंटी को लागू कर देंगे। प्रत्येक महिला एक्सप्रेस बस सेवाओं सहित एसी और वॉल्वो को छोड़कर अन्य सरकारी बसों में राज्य के अंदर मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि यदि महिलाएं अंतरराज्यीय बस में यात्रा करना चाहती हैं तो यह सेवा मुफ्त नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि एक महिला तिरुपति जाना चाहती है तो वो मुफ्त यात्रा नहीं कर सकती है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान पर जमकर भड़के गृह मंत्री अमित शाह। बोले, राहुल बाबा याद रखिए, देश की जनता बड़े ध्यान से देख रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को राहुल गांधी पर अपनी विदेश यात्रा के दौरान भारत की आलोचना करने और उसकी आंतरिक राजनीति पर चर्चा करने का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अपने पूर्वजों से सीख लेने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि विदेश में अपने ही देश की आलोचना करना किसी नेता को शोभा नहीं देता और वो इस बात को ध्यान में रखें कि देश के लोग उन्हें देख रहे हैं। बीजेपी नेता अमित शाह का इशारा राहुल गांधी की हालिया अमेरिका यात्रा की तरफ था, जिस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी भी देशभक्त व्यक्ति को भारतीय राजनीति पर भारत के भीतर चर्चा करनी चाहिए। विदेश जाकर हिंदुस्तान की राजनीति पर चर्चा करना और देश की आलोचना करना किसी भी पार्टी के नेता को शोभा नहीं देता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा याद रखिए, देश की जनता बड़े ध्यान से देख रही है। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा गर्मियों से बचने के लिए छुट्टियां मनाने विदेश जा रहे हैं। वो विदेश में देश की आलोचना करते रहते हैं। मैं राहुल गांधी को सलाह देना चाहूंगा कि वो अपने पूर्वजों से सीखें। गृह मंत्री अमित शाह केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर इलाके में आयोजित रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार के तहत देश व्यापक बदलाव का गवाह बना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भारत विरोधी बातें करना बंद नहीं करती।
की। आपको बता दें कि उन्होंने नए संसद भवन की आलोचना को लेकर भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि आपने नए संसद भवन और वहां पर तमिलनाडु के ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल की स्थापना का विरोध किया। सेंगोल को जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित किया जाना था, लेकिन पीएम मोदी ऐसा कर सके क्योंकि नेहरू ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में आप विरोध क्यों कर रहे हैं? अमित शाह ने राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने के मुद्दे को लेकर भी राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को बाबर के समय में तोड़ा गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा कि आज भगवान राम के एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और यह जल्द पूरा हो जाएगा। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने दलितों, गरीबों और आदिवासियों के जीवन में सुधार के लिए काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह और सोनिया के 10 साल की तुलना मोदी के 10 साल से करने पर पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के 10 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, आर्थिक पतन, आतंकवाद और खराब कानून व्यवस्था थी। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। बोले हमारा लक्ष्य है कि मुस्लिम आरक्षण खत्म हो क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरे तरीके से एक्टिव हैं। अमित शाह ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में शनिवार को मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मानना है कि मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। धर्म आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे इस पर अपना रुख स्पष्ट करें। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सवाल करते हुए पूछा कि उद्धव ठाकरे से मैं ये पूछता हूं कि कर्नाटक में जिसकी सरकार बनी है वो वीर सावरकर को इतिहास की पुस्तकों से मिटाना चाहती है। क्या आप इससे सहमत हैं? मैं नांदेड़ की जनता से ये पूछना चाहता हूं कि महान देशभक्त बलिदानी आदमी वीर सावरकर का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उद्धव जी आप दो नाव में पैर नहीं रख सकते। उद्धव जी कहते हैं कि हमने इनकी सरकार तोड़ी। हमने इनकी सरकार नहीं तोड़ी, बल्कि शिव सैनिकों ने आपकी नीति विरोधी बातों से तंग आकर खुद आपकी पार्टी को छोड़ दिया। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरते हुए आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां मोदी 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 के नारे लगते हैं। एक तरफ मोदी जी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के शहजादे राहुल बाबा विदेश जाकर देश का अपमान करते हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने नांदेड़ की रैली में कहा कि बीजेपी का मानना है कि मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी का मिशन 2024 एनडीए का कुनबा बड़ा करने की तैयारी। जेपी नड्डा और अमित शाह ने संभाली जिम्मेदारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी ने एनडीए के कुनबे को बड़ा करने के लिए नए सिरे से पहल तेज कर दी है। इस कवायद में एनडीए के पुराने घटक दलों के साथ साथ कुछ नए दलों के साथ गठबंधन की कोशिश भी की जा रही है। आपको बता दें कि एनडीए को जो पार्टियां छोड़कर जा चुकी हैं उन्हें फिर से वापस लाने की तैयारी है। साथ ही कुछ नए दलों को भी एनडीए गठबंधन से जुड़ने की तैयारी चल रही है। यानी बीजेपी अब पूरे तरीके से मिशन 2024 में जुटी है, जिसके लिए जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे तरीके से जिम्मेदारी संभाल ली है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। ऐसी ही रोजाना की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।